Hello students, welcome to BKG classes. Today we are going to start क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे चैप्टर नंबर 9 का नेम है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी के बेसिस पे हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये जो चैप्टर होता है, इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर के अंदर ओनली हाइट एंड डिस्टेंस को ही मेजर किया जाता है। हाइट ग्राउंड लेवल से हाइट को, एंड डिस्टेंस मतलब पर्टिकुलर किसी पॉइंट से किसी अदर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को ओनली मेजर किया जाता है। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 में कुछ रेशो देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। कौन कौन से? तो आपका साइन कॉस टेन, कॉसेक सेकेंड, कॉट था, एंड ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल देखी थी। तो इसमें से ओनली हमको यूज क्या करना है? इसमें से सिर्फ हमको यूज करना है 3 रेशो। कौन कौन से? फर्स्ट वाला था आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट वाला था आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एंड लास्ट टेन थीटा इज इक्वल टू कितना? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओनली 3 रेशो का यूज होता है, बट मैक्सिमम टाइम आपको इस चैप्टर में क्या करना है? टेन थीटा का ही यूज करना है। इस चैप्टर में क्या करना है? मैक्सिमम टाइम रेशो टेन थीटा का ही यूज होगा। यानी कि किसी किसी कंडीशन में या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं, बस 1 से 2 कंडीशंस में। बाकी मैक्सिमम टाइम कौन से रेशो का यूज होगा? टेन थीटा का। एंड ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल भी जैसे आप लोगों को याद होगी, तो मैं आप पे वापस से रिटर्न कर देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल। देखिए, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल लिखी, तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है आपका कॉस थीटा, और लास्ट वाला क्या हो जाता है आपका? टेन थीटा। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग 3 रेशो जैसे कि आपके होते हैं कॉसेक सेकेंड कॉट आर द रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉस एंड टेन। जो भी रिमेनिंग 3 रेशो बचेंगे तो वो साइन कॉस टेन के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। जैसे साइन थीटा की 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है? 0। 30 डिग्री पर कितनी आती है आपकी? 1/2। एंड 45 डिग्री पर कितनी हो जाएगी आप लोगों की? 1 डिवाइडेड बाय √2। एंड 60 डिग्री पर कितना होता है बेटा? √3 डिवाइडेड बाय 2। एंड 90 डिग्री पर कितना होता है? तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, साइन का याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और जैसे ही cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा क्या हो जाता है? इसका अपोजिट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1, फिर कितना हो जाएगा? √3/2 एंड 1/√2, नेक्स्ट 1/2 एंड लास्ट 0। मीन्स साइन थीटा आर द ऑलवेज टाइम इंक्रीज। साइन थीटा क्या होगा? ऑलवेज टाइम इंक्रीज होगा 0 to 1। एंड कॉस थीटा क्या होता है? डिक्रीज होता है। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टेन थीटा कितना होता है? साइन बाय कॉस। साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा? 1/√3, ये कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा आपका √3, और ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और आपको किसका यूज करना है इस चैप्टर के अंदर? ये टेन थीटा की जो टेबल है यहाँ पे, टेन थीटा की जो टेबल है वैल्यू टेबल, इसका मैक्सिमम टाइम यूज होगा। 1030 की वैल्यू, 1060 वैल्यू, 1045 कितना होता है? 10 कितना होता है? ये मैक्सिमम वैल्यू आपको। लेकिन ये 3 वैल्यू याद कर लेना। कौन सी? 1030, 1045 और 1060। जैसे 1030 1/√3, 1045 1 एंड 1060 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। इसी के बेसिस पे हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। देन इस चैप्टर के अंदर 2 कंडीशंस होती है यहाँ पे। कौन कौन सी? एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे कि हमारी आई से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में देखना चाहे तो फर्स्ट हमारी आइस क्या करती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती है। तो देखो मैंने यहाँ पे हमारी आइस के लिए फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को क्या बोला जाता है? या तो स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं या फिर क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल line. And your eyes observe that is a object on the ground level. जब हमारी आइस क्या कर दी? किसी ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यदि ऑब्जर्व करे, कहाँ? अबाउट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हमारी आइस क्या करेगी? पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट से, पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट जैसे हम ले लेते हैं ओ, आपकी आइस क्या करेगी? यहाँ से आपकी आइस यदि यहाँ से ऑब्जर्व करेगी किसको? इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव मतलब ऊपर की साइड, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को। जैसे कि मैंने आप एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यदि इस ऑब्जेक्ट को आपकी आइस ऑब्जर्व करेगी, देन इस कंडीशन में ड्रॉ द लाइन ऑफ साइट। जो आप लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करोगे वो क्या ड्रॉ करोगे? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ करोगे, क्योंकि आइस क्या कर रही है? उसको ऑब्जर्व कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपने ड्रॉ कर दी लाइन ऑफ साइट, जब ये जो पॉइंट होता है आइस
आइज से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ऑफ साइट से। देन इस कंडीशंस में ये जो आपका एंगल बनेगा थीटा, इस एंगल को ले लेता हूं मैं थीटा डिग्री, तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी आपकी? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग होता है कि जब हमारी आइज हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगी तो उस कंडीशंस में कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, यही वाली कंडीशन आएगी। एंड नेक्स्ट वाली होती है इसका अपोजिट होता है। देखिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओ, देखो जैसे कि यदि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, और यदि इस ऑब्जेक्ट को यदि आप जैसे ही हॉरिजॉन्टल से ज्वाइन करोगे तो सर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हाइट के बीच में, हॉरिजॉन्टल और हाइट के बीच में ऑलवेज टाइम कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया सर? ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नेम क्या है? तो ट्रायंगल का नेम दे दिया OAB। एंड एंगल O इज अ थीटा डिग्री एंड एंगल A इज अ 90 डिग्री। ओके, और एंगल A की जो एंगल A है आपका 90 डिग्री, तो 90 की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। AB क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। और सॉरी OA क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? हमने क्या देखा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन का? कि हमारी आइज हॉरिजॉन्टल से जब ऊपर की साइड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अ फ्लाइंग 10 मीटर अबव, अ काइट फ्लाइंग 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जब कोई सी काइट ग्राउंड लेवल से 10 मीटर हाइट पर यदि क्या करती हो? फ्लाइंग करती हो, तो उस कंडीशन में हमारी आइज किसको ऑब्जर्व करेगी? उस फ्लाइंग करती हुई काइट को ऑब्जर्व करेगी। तो उस कंडीशन में आपका कौन सा बनेगा? कौन सी कंडीशन बनेगी? एंगल ऑफ एलिवेशन की बनेगी। ठीक है, अब इसका अपोजिट देखते हैं। कौन सा अपोजिट देख लें? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसी एक बिल्डिंग के ऊपर आपकी पोजीशन क्या है? जैसे में हम लोगों ने एक बिल्डिंग बना लिया पे और आपकी पोजीशन क्या है? इस बिल्डिंग के ऊपर है। ओके, यदि आपकी पोजीशन इस बिल्डिंग के ऊपर है, तो यदि आपकी पोजीशन इस बिल्डिंग के ऊपर है तब क्या करें सर? हमारी आइस यहाँ पर होगी, यहीं पर होगी ना हमारी आइस, तो सर हमारी आइस यदि यहाँ पर होगी तो ये क्या बन जाएगी? हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी आइस सबसे फर्स्ट क्या ड्रॉ करती है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती है। एंड ठीक है, आ रहा है समझ में? और हमारी जो आइज है वो किसको ऑब्जर्व करेगी? हमारी आइज किसी पर्टिकुलर पोजीशन से, अब डिप्रेशन मतलब नीचे की साइड, ग्राउंड लेवल पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यदि ऑब्जर्व करें, किसको? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट ले लिया पे, ऑब्जेक्ट ए, इसको क्या ले रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट ए। और इस ऑब्जेक्ट को यदि हमारी आइज क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी, तो सर हम क्या कर देंगे? लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे आप लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। मतलब जो लाइन ऑफ साइट होती है ये किस पे डिपेंड करती है? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड होता है तो ऊपर की साइड जाएगी, और ऑब्जेक्ट नीचे की साइड होता है तो लाइन ऑफ साइट कहाँ जाएगी? नीचे की साइड। तो देखो एंगल ऊपर की साइड बन रहा था और यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है? ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और ये क्या बन गई थी? अपनी लाइन ऑफ साइट। और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? थीटा डिग्री। तो ये कौन सी कंडीशंस को अप्लाई करेगी सर? ये कंडीशंस को अप्लाई करेगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ओके बेटा, तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट की बात करी तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो अब इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहोगे तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये आपका ग्राउंड लेवल आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग थी हमारी। फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का भी ग्राउंड लेवल होगा, तो इसको जैसे ही ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट बी पे ज्वाइन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका? ग्राउंड लेवल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ग्राउंड लेवल हो जाएगा। और ये वाला एंगल यदि थीटा डिग्री है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? थीटा डिग्री आएगा। व्हाई रीजन? क्योंकि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मीन्स फॉर एग्जांपल इजी सी मेथड क्या होती है कि जब हमारी आइज हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी तो स्ट्रेट है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर यदि
फ्लाइंग करती हुई काइट को यदि ऑब्जर्व करेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और किसी बिल्डिंग से नीचे की साइड ग्राउंड लेवल पे यदि ऑब्जर्व करेगी तो क्या बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। तो ये आपकी दो कंडीशंस होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए यहाँ पर भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कौन है, एंगल बी वाला, तो ये हो जाएगा आपके हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। तो ऑलवेज टाइम इनके डायग्राम कंप्लीट करोगे तो हमेशा क्या होंगे आपके राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल से आपको क्या करना है, या तो उसकी डिस्टेंस फाइंड करना है या तो आपको क्या करना है उसकी हाइट फाइंड करना है। दोनों कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे क्या हो जाए एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाए, तो या तो हाइट या तो डिस्टेंस, इधर भी या तो हाइट या तो डिस्टेंस निकालना है। हाइपोटेन्यूस एनी हाउ कंडीशन एक से दो बार पूछेगा, लेकिन ऑलवेज टाइम क्या निकालना, हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए इस चैप्टर को नेम क्या दे देते हैं यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस दे देते हैं। लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल टेन थीटा की एग्जैक्ट याद होना चाहिए, जैसे 10, 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू ऑलवेज टाइम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों को एक डायग्राम दे रहे हैं जिसमें दे रहे हैं ट्रायंगल ABC, एंगल B वाला आपका 90 डिग्री, एंगल C क्या है 30 डिग्री, और AC के बीच के डिस्टेंस दे रहे हैं 20 मीटर। देखिए ये जो आपका जो भी चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर के अंदर सारी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को ओनली क्या करना है, बी केयरफुली, आपको उनको रीड करना है, और उसके बाद में उसको रीड करने के बाद में उसका क्या करना है, आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है। और जैसे ही आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि हमको हाइट फाइंड करना है या फिर डिस्टेंस फाइंड करना है। और ओनली आपको इसमें टेन थीटा का रेशो अप्लाई करना है, ठीक है ना। और टेन थीटा का रेशो क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसकी वैल्यू रखने के बाद में टेन थीटा की वैल्यू टेबल के यूज करके हम क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, या तो हाइट या तो फिर डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे बुक का यूज करेंगे, एनसीईआरटी बुक का, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हम लोगों के पास, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट ने क्या कर दिया, 20 मीटर, क्लाइंबिंग मतलब बांधना, ठीक है, तो क्लाइंबिंग क्या कर दिया 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, तो किसको 20 मीटर लंबी रस्सी से। तो देखो मैंने क्या कर दिया, पर्टिकुलर पॉइंट सी से आपने क्या कर दिया, एक वर्टिकल पोल, वो आगे बोलना चाहता है टाइटली स्ट्रेच एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। वो क्या बोलना चाहते हैं क्वेश्चन में कि एक सर्कस आर्टिस्ट ने क्या कर दिया, इस वर्टिकल पोल को, ये क्या आपका ए बी पोल हो जाएगा, वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल के टॉप को क्या कर दिया सर्कस आर्टिस्ट ने, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ग्राउंड लेवल पर अटैच कर दिया। देखो किस पॉइंट से अटैच कर दिया, पॉइंट सी से, ताकि वो पोल क्या हो जाए, इधर उधर गिरे नहीं यहाँ पे। तो उसने इस वर्टिकल पोल टॉप ए को किसी पर्टिकुलर ग्राउंड के पॉइंट सी से अटैच कर दिया। तो वो वर्टिकल पोल क्या कर रहा है, तो ये हमारी एसी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ना, क्योंकि उसी को ऑब्जर्व करेगा। तो सर ये बीसी हो जाएगा हमारा ग्राउंड लेवल, ये बीसी क्या हो जाएगा हमारा ग्राउंड लेवल हो जाएगा, और ये क्या हो गया वर्टिकल पोल हो जाएगा, और सर एसी क्या हो गई लाइन ऑफ साइट। देन उस कंडीशंस में ग्राउंड लेवल से उस पोल के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, सर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड से जब भी ऊपर की साइड हॉरिजॉन्टल से ऊपर एंगल बनता है तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, एक्यूट एंगल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसकी अपोजिट्स क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो फिर क्या करना है, वो हमको बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की क्या निकालना है, हाइट निकालना है, मतलब हमको ए बी की डिस्टेंस निकालना है। ओके चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर हमको हाइट निकालना है, तो हाइट कितनी हो गई, h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर लें, h से रिप्रेजेंट कर ले। अब इस कंडीशन में हम क्या कर दें कि सर हमको हाइट फाइंड करना है, और AC हम लोगों के पास गिवन है, मीन्स हमारे लोगों के पास गिवन क्या है, तो सर हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, पोल की हाइट फाइंड करना है, और हम लोगों के पास गिवन क्या है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो कौन शो करता है, तो सर यदि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यदि रेशो देखना है, तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो कौन शो करता है, साइन थीटा। साइन थीटा का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये मेरे को कैसे पता चला यहाँ पे, क्योंकि सर आपको उस पोल की हाइट निकालना है, तो हाइट क्या है आपकी परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर। और सेकंड
गिवन क्या आपके पास हाइपोटेनस, मतलब हमको हाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो कौन देगा, साइन थीटा। तो हमने उस साइन थीटा का रेशो लिख दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, तो साइन थीटा, एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो हमने थीटा की प्लेस पे लिख दिया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने पुट कर दिया एच, और हाइपोटेनस की जगह कितना लिख दो, 20 लिख दो। ओके, चलिए, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 होता है सर हमारा 1/2, वहाँ दिख रही है टेबल, तो टेबल के अंदर साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 20, ये 20 डिवाइड से कहाँ चला आएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू h। तो यहाँ से 2 की टेबल में जैसे ही कैंसिल करोगे तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो उस वर्टिकल पोल की हाइट मैंने कितनी फाइंड कर दी आप लोगों के लिए, यहाँ पे 10 मीटर फाइंड कर दी। ओके, तो इस क्वेश्चन में ओनली आपको जो वैल्यू फाइंड करना हो और जो वैल्यू गिवन हो, इन दोनों के बीच में रेशो यहाँ पे कंप्लीट करना है। किसके बीच में, जो वैल्यू गिवन हो मतलब हाइपोटेनस, जो वैल्यू फाइंड करना है मतलब परपेंडिकुलर, और उन दोनों वैल्यू के बीच में आपको रेशो चेक करना है कि ये रेशो कौन देगा, साइन, कॉस या फिर टेन। तो उसी रेशो को आप अप्लाई कर देना और वहाँ पे थीटा की जगह उसका एंगल लिख देना पे, एक्यूट एंगल की वैल्यू, और फिर क्या कर देंगे, वैल्यू पुटअप करने पे जो वैल्यू फाइंड करना है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सुनिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन हमने रीड कर दिया, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद में हम लोगों को क्वेश्चन में देख के ये समझ में आया कि यहाँ पर एक ट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ट्री मतलब पेड़ की बात हो रही है। ठीक है, तो वो बोलना चाहते हैं क्वेश्चन में हमको, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दे रहे हैं कि आपके पास एक ट्री है और उस ट्री की हाइट कितनी है, आपको ये गिवन नहीं है। उस ट्री की हाइट कितनी है ये आप लोगों के पास गिवन नहीं है। और आपको क्वेश्चन में ये भी बोलना चाहते हैं कि जैसे कि ये आपका एक ट्री हो जाएगा, तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया ए बी इज अ ट्री। ये ए बी को किससे लिख दिया हमने, ट्री से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो ट्री है एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब टूट गया। तो जैसे ही पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे जाके या फिर हाइट पे जाके पर्टिकुलर पॉइंट सी पर जाने के बाद में ये ट्री क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो जैसे ही बीसी वाला पार्ट जैसे ही ब्रेक होगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी वाला पार्ट जैसे ही ब्रेक होगा तो ये डिस्टेंस ये किस पे ज्वाइन हो जाएगा, तो सर बीसी वाला पार्ट ग्राउंड लेवल पर जैसे ही गिरेगा तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। इसी टाइप से बनेगा ना, ये बीसी वाला पार्ट कहाँ गया, नीचे की साइड आ गया, तो ये वाला क्या बन जाएगा, पॉइंट बी वाला बन जाएगा। यही बनेगा ना, ये टूटने के बाद में ग्राउंड लेवल पे हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। और ये भी बोलना चाहता है कि ये जो ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल को जहां पर टच कर रहा है, कहां टच कर रहा है, वो पॉइंट बी पर टच कर रहा है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट से ग्राउंड लेवल के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा है हमको, 8 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्राउंड हो जाएगा ना, तो इसको मैं लिख देता हूं पे ग्राउंड लेवल। ओके, तो यदि हम बात करना चाहे तो ये भी आपका BC है, ये भी क्या आपका BC है। तो सर ये BC को हम किससे लेट कर लेते हैं, X से, मतलब ये क्या हो गया हमारी हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। परपेंडिकुलर और सर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो BC आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। और ये वाली यदि X है तो ये भी कितनी हो जाएगी, X, क्योंकि वही वाला ट्री का पार्ट ब्रेक होके ग्राउंड लेवल पर टच कर रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करना है। तो AC की डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो AC को हम किससे लेट कर लें, तो AC को हमने लेट कर लिया H से। क्यों, क्योंकि सर हाइपोटेनस सॉरी हाइट से रिप्रेजेंट कर लिए इसको। ठीक है सर, इसको नहीं रिप्रेजेंट करो तो y से ले लो, क्योंकि हाइपोटेनस भी हमारा फिर h हो जाता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने AC को कितना ले लिया, y ले लिया। तो हमको क्या करना है, ट्री की टोटल हाइट निकालना है। तो ट्री की टोटल हाइट क्या है सर, ट्री हमारा A से लेके टोटल B तक था। कहाँ था, ट्री पॉइंट A से B तक था, तो टोटल ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, तो टोटल ट्री की हाइट हो जाएगी x + y, मतलब टोटल ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, x + y, ये हमको फाइंड करके देना है। और वो ये भी बोलना चाहते थे कि जब वो ग्राउंड लेवल पे टच कर रहा था तो वो ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सर वो ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है पे, सर 30 डिग्री का। वो ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है पे, 30 डिग्री का, मेकिंग एन एंगल ऑफ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अब मैं y की वैल्यू निकाल दूं क्या, यस सर निकाल दो। x की वैल्यू निकाल ले क्या, यस सर निकाल दो। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है सर, हमारे पास बेस गिवन है, और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा,
क्योंकि एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो मतलब y भी निकालना है, और सर हमको ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हमको हाइपोटेनस भी निकालना है। तो रेशो कौन देगा, तो देखो सबसे फर्स्ट वाला रेशो मैंने लिख दिया किसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा रेशो क्या देता है, तो सर टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सॉरी सर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। ओके तो देखो हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमारे पास गिवन है। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि जो वैल्यू फाइंड करना हो, जो वैल्यू गिवन हो, उसके बीच में रेशो। तो रेशो कौन दे रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस का 10। तो देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस दोनों के बीच में रेशो। तो 10 कितने डिग्री लिख दूं, तो मैंने लिख दिया 10 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका y और बेस कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर। 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो सर 10 30 हम लोगों के पास हो जाएगा 1/√3। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी 1/√3 इज इक्वल टू कितना चल रहा है, y डिवाइडेड बाय 8। ये y को डिवाइड से कहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना बन गया 8/√3 इज इक्वल टू y। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए हम लोगों को, x की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि ये वाला x आ गया तो ये वाला x भी सेम ही होगा। तो सर इस x की वैल्यू निकालना है। तो देखो बेस हमारे पास गिवन है और ये x क्या है सर, हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस। तो अब ये देखो कि बेस और हाइपोटेनस का रेशो कौन देता है, तो सर बेस और हाइपोटेनस का रेशो कौन देगा, सर cos थीटा देगा। तो हमने रेशो किसका लगा दिया, तो सर अगेन अब क्या कर दें नाउ, अब किसका रेशो लगा दें यहाँ पे, हम रेशो लगा देंगे यहाँ पे cos थीटा का। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय कितना, हाइपोटेनस। ओके बेस बाय हाइपोटेनस कॉस का, और इसका उल्टा करोगे तो सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे कि टेन थीटा लिखा, इसको कॉड भी लिख सकते हैं, इसको सेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे इजी रेशो लिख दिया साइन कॉस टेन वाले। तो ये हो जाएगा कॉस कितने डिग्री बन जाएगा 30 डिग्री, इक्वल इनटू कितना हो जाएगा, बेस की वैल्यू हमारे पास 8 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना हमारे पास x है। 10 30 कितना हो जाएगा, सॉरी cos 30 कितना होता है, तो सर cos 30 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो cos 30 की वैल्यू लग दी हमने √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल इनटू कितना चल रहा है 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और ये कहाँ जाएंगे, तो देखो सर ये x आ जाएगा इधर, तो कितना बन जाएगा √3x बन जाएगा, इक्वल इनटू कितना 8 2 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगी। किसकी वैल्यू हो गई, x की। और ये किसकी वैल्यू आई थी हम लोगों के पास, y की वैल्यू आई। अब क्या करना था हमको, ट्री की टोटल हाइट निकालना है। तो ट्री की टोटल हाइट क्या होती है, तो सर ट्री की टोटल हाइट, तो हमने लिख दिया टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या लिख दें, तो हमने लिख दिया टोटल हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AC प्लस CB। यही होगा ना AC प्लस CB, क्योंकि ये टोटल हाइट है, ट्री कहाँ से कहाँ तक है, A से लेके B तक, ठीक है। तो ये ट्री AB लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या लिख दें, तो AC की डिस्टेंस कितनी है, तो AC की डिस्टेंस y, BC की डिस्टेंस कितनी है, तो x है। सर दोनों की वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू कितनी है 8/√3, और सर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हम लोगों के पास है 16/√3। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, सेम आ गया, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सर कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसका क्या कर दो सर, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 24 डिवाइडेड बाय √3 का रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, क्या कर दो रेशनलाइज कर दो। तो ये √3 मल्टी डिवाइडेड बाय √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा 24√3 और डिवाइड में कितना बन जाएगा 3 की टेबल से क्या कर दो इसको कैंसिल। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 8√3 आ जाएगा। ये 8√3 क्या हो जाएगी, उस ट्री की टोटल हाइट हो जाएगी। ओके आ रहा है ना क्वेश्चन समझ में, मतलब क्या कर दी, या तो हम हाइट निकाल रहे हैं या तो हम बेस निकाल रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहे। लेकिन आपको क्वेश्चन रीड करने पर डायग्राम केयरफुली बनाते आना चाहिए। जैसे ही डायग्राम ड्रा हुआ तो आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओनली 3 रेशो अप्लाई करना है, साइन कॉस टेन, और मैक्सिमम टाइम तो 10 का ही लगेगा, साइन और कॉस एनी कंडीशन कभी कभी लग सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. क्वेश्चन हम लोगों ने रीड किया। इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, वो हमको क्वेश्चन में बोल रहे थे कि एक बॉय है और वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर फिक्स, यहाँ पे कौन सी पोजीशन, पोजीशन नंबर डी पे।
और वो क्या करता है इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन डी ई, मतलब ये बॉय की यहाँ पे डिस्टेंस है, ये बॉय की क्या हो गई हाइट हो गई, और वो कितना है बॉय की हाइट 1.5 मीटर। और वो क्या करता है एंगल ऑफ एलिवेशन किसके ऊपर बनाता है 30 मीटर एक बिल्डिंग के ऊपर, 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। जैसे ही वो बनाएगा तो सर यदि ए बी क्या हो गई आपकी बिल्डिंग हो गई टोटल, उसमें से ए सी क्या हो गई बॉय की हाइट हो जाएगी, ये ए सी क्या आपका बॉय, और बॉय की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, तो बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो सर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बना रहा है सर उस बॉय की आइस यहाँ पर हो जाएगी। तो सर बॉय की आइस यहाँ पर यदि आपकी होगी तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनेगा, ठीक है ना। ये नीचे वाला पार्ट कोई काम का नहीं क्योंकि ये क्या आपकी बॉय की हाइट यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे उसने सबसे पहले बनाया तो 30 डिग्री बना, और फिर वो आफ्टर समटाइम्स कुछ समय के बाद में कहाँ चला बिल्डिंग की साइड चला था पे, तो किस पोजीशन पर आ गया पॉइंट पी पर आ गया, फिर वापस उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो कितने डिग्री बन गया 60 डिग्री बन गया। तो वो बोलना चाहता है कि जब वो पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक जितनी भी उसने डिस्टेंस कवर करी तो ये डिस्टेंस आपको क्या करना है फाइंड करना है। मीन्स आपको ये हम लेट कर लेते हैं एक्स हो जाए, ये क्या हो जाएगी आपके वाई हो जाएगी। तो आपके टोटली यहाँ पे 2 एंगल ड्रॉ हो रहा है, कौन कौन से, एक 30 डिग्री, सेकंड कौन सा आपका 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी 2 एंगल की पोजीशन हो तो आपको क्या करना है फर्स्ट एंगल लेके चलना है, फिर आपको सेकंड एंगल लेके चलना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एंगल हम लेके चलते हैं 60 डिग्री, अब एंगल 60 डिग्री यदि आप लेके चलोगे क्वेश्चन नंबर 6, यदि हम एक 60 डिग्री लेना चाहें तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमने tan क्यों लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि सर 60 डिग्री लोगे तो आपका ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, तो सर यहाँ पर बात होगी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है अपना PCB, और इस ट्रायंगल PCB में देखो आपके पास हाइट क्या है गिवन है, आपके पास हाइट क्या है गिवन है, और बेस क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो हाइट हो गई हमारी BC और PC क्या हो गया हमारा बेस हो गया, और सर हाइट और बेस का रेशो कौन देता है tan थीटा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया पे tan 60 डिग्री। ऐसा क्यों कब देखा मैंने, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बताया कि जो फाइंड करना हो और जो गिवन हो उसके बीच में रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है, और वो रेशो हमको साइन कोस या फिर tan देगा। तो ठीक है हम लोगों ने यहाँ लिखा तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना आप लोगों के पास PC, तो हम लोगों ने BC बाय PC लिख दिया। इसकी वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC की डिस्टेंस है 28.5 और PC की डिस्टेंस कितनी है, तो PC की डिस्टेंस आपके पास y है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया √3 आ गया। यदि इसका रेशनलाइज करना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं होती है, तो इसका रेशनलाइज करना हो तो कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं, तो सर इसका रेशनलाइज करना तो हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और नहीं करना हो तो इसको ऐसे ही रहने दो। चलिए सेकंड वाला रेशो देखते हैं, तो सेकंड एंगल कौन सा है 30 डिग्री, और जब एंगल 30 डिग्री लोगे तो कौन से ट्रायंगल की बात होगी, तो पूरे ट्रायंगल की बात होगी, ट्रायंगल OCB की, ये पूरे ट्रायंगल की बात होगी। जब 30 डिग्री चल रहा है तो पूरी आपकी बेस भी चलेगा, पूरी हाइट भी, मतलब फुल ट्रायंगल लेगी, कौन सा ट्रायंगल OBC। और इस ट्रायंगल के अंदर सर हमारे पास हाइट क्या है गिवन है, हाइट गिवन है ना, और बेस क्या करना है हमको फाइंड करना है, तो सर बेस फाइंड करना है तो वापस से किसका एंगल लग जाएगा tan, तो ये हमने लिख दिया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सर हाइट हो जाएगी आपकी BC और बेस क्या बन जाएगा आपका OC, टोटल बेस बनेगा ना, जब 30 डिग्री बन रहा है तो टोटल बेस बना 90 डिग्री तक, और जब हमने 60 डिग्री लिया तो ओनली PC बेस बना था, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, tan 30 कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू BC की डिस्टेंस कितनी है, तो सर BC मतलब हाइट आपके पास हो गई 28.5 और OC कितना आपके पास, तो सर O से लेके P तक था x, P से लेके C तक था y, तो टोटल OC कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो हम लोगों ने लिख दिया x प्लस वाई। ओके चलिए तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 28.5, ठीक है ना, √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दें, सर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम y की, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू पुट करोगे तो देखो y की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 28.5 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू कितना चल रहा है 28.5 √3 चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या कर दें, ये प्लस में तो ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्लस से कहाँ चले गया वो माइनस में, तो ये बन जाएगा 28.5 √3 माइनस कितना आ जाएगा माइनस का 28.5 डिवाइडेड बाय √3, यहाँ से 28.5 क्या ले सकते हैं कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो रेशनलाइज इसका पहले ही कर देना, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो हम लोगों ने कॉमन कितना ले लिया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट
ब्रैकेट में कितना बचेगा 1 माइनस 1 बाई रूट 3। अब क्या कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा रूट 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, वापस से रेशनलाइज करना है पर अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रूट 3 की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगी। इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, इसका रेशनलाइज करके वैल्यू पुट कर देते हैं। कितनी है, तो सर इसकी यदि वैल्यू पुट करोगे तो 28.5 बाई रूट 3 का जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो ये डिवाइड में कितना आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 28.5 रूट 3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या, यस सर, 3 की टेबल में कैंसिल करेंगे तो 3 की टेबल में कितना हो गया, 3 9 जा 27, 1 बोर हो जाएगा तो पॉइंट कितना आ जाएगा 5 रूट 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 9.5 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देते हैं, इतना सॉल्व कर देने से अच्छा हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा, तो देखो हम लोगों ने लिख दिया x इज इक्वल टू कितना हो गया 28.5 माइनस 28.5 रूट 3 माइनस कितना लिख दें, उसकी फ्रैक्शन वाले की वैल्यू रख दी तो फ्रैक्शन वाले की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9.5 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो x इज इक्वल टू 28.5 में से 9.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो सर 28.5 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 19 रूट 3 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, किसकी सर, वो जो बॉय था आपका पॉइंट O से जैसे उसने पॉइंट P तक की डिस्टेंस कवर की तो उसके बीच की डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी आ गई 19 रूट 3 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की क्या करना है हम लोगों को, हाइट फाइंड करना है। अब हमारे पास दो चीजों की बात करें, कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक बिल्डिंग है और हमारे पास क्या है, टावर है। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टावर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक टावर, AB इज अ टावर और इस टावर की हाइट कितनी है, तो टावर की हमारे पास हाइट है 50 मीटर और इसको रिप्रेजेंट किससे कर दिया हमने, AB से रिप्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो नेक्स्ट हम लोगों के पास गिवन है कि यहाँ पर आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट पता है क्या, नहीं पता है। तो इस बिल्डिंग की हाइट हमको गिवन नहीं है, तो सर ये दोनों का क्या हो गया, बेस पॉइंट हो जाएगा, बिल्डिंग का भी और टावर का भी। तो CD को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिल्डिंग। तो ये हो गई हमारी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की क्या करना है, हमको हाइट फाइंड करना है। अब हमको दो एंगल दे रहे हैं, कौन कौन से, इसकी हाइट गिवन नहीं है तो इसकी हाइट हम क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से कहाँ बन रहा है, टावर के बॉटम में। कहाँ बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर के फुट पर ये जो एंगल बन रहा है तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सर ये बोलना चाहते हैं कि एंगल ये बन रहा है 30 डिग्री। एंड सेकेंड कंडीशन क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे सेकेंड कंडीशन कि द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। तो देखो ये हाइट कम थी तो 30 डिग्री बना और ये कितने बन गया, 60 डिग्री बन गया। ओके, चलिए तो हमारे पास बेस क्या बन गया, AC बन गया। इसकी वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेट कर लेते हैं, सर इसकी वैल्यू मान लो आप x होगी, x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने जैसे ही आपको बोला तो आपके पास वापस से दो एंगल हो गए, कौन कौन से, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आप सबसे पहले 30 डिग्री ले लो, सेकंड कौन सा ले लो, 60 डिग्री। तो देखिए एंगल कौन सा ले ले, पहले हम 30 डिग्री, फिर ले लेंगे 60 डिग्री। तो जैसे आप 30 डिग्री लेगो तो कौन से ट्रेंगल की बात होगी, ट्रेंगल ACD की। कौन से ट्रेंगल की बात हो रही है, ट्रेंगल ACD। अब ट्रेंगल ACD में क्या है सुनना, जब ट्रेंगल ACD की बात करेंगे तो ये वाला क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है और बेस क्या आपके पास गिवन नहीं है। तो सर परपेंडिकुलर और बेस का रेशो कौन देगा, tan थीटा। तो हमने लिख दिया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय कितना हो गया, AC हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 इज इक्वल टू CD की डिस्टेंस हो जाएगी H और AC की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, X हो जाएगी। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3h आ जाएगी।
ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट वाला एंगल लेते हैं, कौन सा, एंगल 30 ले लिया, अब एंगल 60 लेंगे। एंगल 60 यदि आप ड्रॉ करोगे तो एंगल 60 के लिए कौन सा ट्रेंगल बन जाएगा सर, एंगल 60 के लिए बन जाएगा ट्रेंगल ए बी सी। टोटल एंगल बन गया तो हमने लिख दिया ट्रेंगल ए बी सी में सर हमको क्या करना है, हाइट हमारे पास गिवन है 50 मीटर और बेस क्या करना है, फाइंड करना है। तो हाइट और बेस का रेशो कौन देगा, tan थीटा। तो हमने लिख दिया tan 60 डिग्री इज इक्वल इनटू हाइट क्या हो गई ए बी डिवाइडेड बाय बेस क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे tan 60 कितना हो गया √3 इक्वल इनटू ए बी की हाइट कितनी है सर 50 है डिवाइडेड बाय ए सी कितना आपके पास सर x है। ओके चलिए तो x की यदि वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो सर x की वैल्यू मत निकालो, फिर क्या कर रहे हैं तो सर ये x की वैल्यू क्या कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, रख दे क्या, यस सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू रख दो। √3 tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल इनटू कितना, ए बी की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय कितना x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल इनटू 50 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी यहाँ पे √3h, x की वैल्यू कितनी लिख दें √3h इक्वल इनटू कितना 50 डिवाइडेड बाय √3। अब ये √3 आपका मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल इनटू 50 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा h इज इक्वल इनटू 50 डिवाइडेड बाय 3 से दी जैसे इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 की टेबल में कैंसिल करते हैं तो कितना हो गया h इज इक्वल इनटू 3 बन जा 3 2 बचेगा, 3 की टेबल में कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर वापस से 2 बचेगा तो 0 लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे तो 0 3 6 जा 18, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी बिल्डिंग की आपकी 16.6 मीटर आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या हमारा यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की क्या करना है आप लोगों को, हाइट फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि आपके पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग ड्रॉ कर दी और इस बिल्डिंग का नेम क्या दे रहा हूँ, देखो ये क्या हो गया आपकी बिल्डिंग हो गई, और ये बिल्डिंग जो है तो इस बिल्डिंग का नेम क्या हो गया, देखो बिल्डिंग का नेम है ABCE। ABCE क्या आपकी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, तो AE यदि 7 है तो BC भी कितना हो गया 7 हो गया। और एक आपका केबल टावर है, और केबल टावर कहाँ से कहाँ तक है, केबल टावर B से लेके टोटल D तक है। आप कहाँ, आपकी पोजीशन कहाँ है, आपकी पोजीशन है बिल्डिंग के टॉप पर। अभी आप कहाँ हो, बिल्डिंग के टॉप पर हो, तो आपकी आइस क्या करेगी, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी, तो ये क्या बन गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन EC। तो ये आपकी आइस यहाँ से क्या करेगी सर, हमारी आइस यहाँ से क्या बना देगी सर, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी। कैसे बनाएगी, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बना रहा है, केबल टावर के टॉप पर कितने डिग्री, तो वो बना रहे 60 डिग्री, और वही हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की साइड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहे हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल यदि 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की क्या करना है, टोटल हाइट निकालना, मतलब हमको BD की टोटल हाइट निकालना। तो हमारे पास इसकी तो है 7 लेकिन x की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारी क्या हो जाएगी टोटल बिल्डिंग के हाइट फाइंड हो जाएगी। देखिए अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले आप एंगल 45 ले लो, फिर 60 ले लो। मैंने आपको क्या बोला कि जैसे ही दो एंगल आए तो फर्स्ट एंगल ले लो फिर सेकंड ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो फर्स्ट एंगल जैसे ही आप लोगे तो एंगल यदि 45 की बात करेंगे तो किस ट्रेंगल की बात हो रही है, ट्रेंगल ABE की बात हो रही है। तो हमने क्या लिखा, ट्रेंगल ABE में। अब सर रिलेशन देखो किसके किसके बीच है, तो देखो रिलेशन हमारे पास देखो हाइट क्या है गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर, और बेस क्या करना है फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बेस का रेशो कौन देगा, tan थीटा। तो हम लोगों ने लिख दिया पे tan कितने डिग्री 45 इक्वल इनटू परपेंडिकुलर कौन बन गया AE डिवाइडेड बाय बेस कौन बन जाएगा आपका AB बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे tan 45 कितना 1 इज इक्वल इनटू AE की डिस्टेंस कितनी है 7 डिवाइडेड बाय AB कितना आ जाएगा आपका y आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी, y की डिस्टेंस आ गई। चलिए अब y की वैल्यू आने के बाद में आप कौन सा एंगल ले लें, तो सर अब आप एंगल ले लो कौन सा 60 डिग्री का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री लेंगे, तो कौन से ट्रेंगल की बात होगी, तो हम लोगों ने लिखा ट्रेंगल ECD। ट्रेंगल ECD में सर हमारे पास गिवन
गिवन क्या है सर, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस तो हमारे पास गिवन है, क्यों, क्योंकि AB y की वैल्यू यदि 7 है तो सर EC भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा y मतलब 7 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास वापस से किसका रेशो लग जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल इनटू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा EC हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो रूट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और CD कितना हम लोगों के पास x डिवाइडेड बाय EC कितना हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो तो √3 इज इक्वल इनटू x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कितनी है 7 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7√3 आ जाएगी। ओके चलिए x की वैल्यू भी आ गई। अब क्या कर दें, हमको फाइंड करना है सर टावर की टोटल हाइट निकालना है, तो टावर की टोटल हाइट क्या है, तो हम लोगों ने लिख दिया टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर क्या है आपका B से लेके टोटल D तक। ओके और इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो हम लोग लिखिए टोटल हाइट यदि आप लिखोगे तो इसको लिख देंगे BC प्लस कितना लिख दें इसको CD लिख दें, BC प्लस CD, जिसमें से BC की डिस्टेंस हम लोगों के पास गिवन है कितनी है 7 मीटर प्लस CD कितना हम लोगों के पास x, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 7 मीटर प्लस x की वैल्यू कितनी हमारे पास 7√3, तो ये हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। यहाँ से 7 क्या ले लो कॉमन ले लो, तो 7 जैसे ही कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा 1 + √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी केबल टावर की टोटल हाइट निकाल दी। किसकी हाइट निकाल दी हमने, केबल टावर की टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को 12 वाला समझ में आया होगा। ठीक है ना, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, सिर्फ आपको क्या करना है ओनली क्वेश्चंस को रीड करने के बाद में डायग्राम ड्रॉ करना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एलिवेशन कब बनता है, अपनी आइस हॉरिजॉन्टल से जब ऊपर की साइड देखेगी तो एलिवेशन, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल से नीचे की साइड तो बनेगा तो क्या बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ओनली यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, देखिए यहाँ पे क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये वाला भी 90 डिग्री ये वाला भी 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशो देता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू पुट करके रेशो पुट करके हम क्या कर देंगे उस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।